कर्नाटक का लोकगीत विश्वविद्यालय। कर्नाटक जनपद विश्वविद्यालय कर्नाटक लोकगीत विश्वविद्यालय दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय जो लोक कला और संस्कृति में पाठ्यक्रम प्रदान करता है, ने अब विश्व स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। यह डोड्डा, लोक नाटक, डोलू कुनिथा, कमसले, थोगलू बॉम्बेता, कठपुतली शो, पारंपरिक कढ़ाई, लोक पर्यटन, लोक गीत, लोक नृत्य, बांस कला, लोक मार्शल आर्ट, लोक खेल, ताल वाद्य और योग में सर्टिफिकेट कोर्स प्रदान करता है। डेटाबेस में 540 नई प्रजातियां। भारत ने अपने जीव डेटाबेस में 540 प्रजातियों को जोड़ा है, जबकि वनस्पतियों में 315 स्पीशीज को जोड़ा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाने वाली नई स्तनपायी प्रजाति क्रोसिडुरा नारकोंडामिका एक सफेद दांतों वाली चिड़िया है। 540 जीवों की प्रजातियों में से 406 नई खोज और 134 नए रिकॉर्ड शामिल है। नई खोजों की सबसे अधिक संख्या जीव समूह हाइनोप्टेरा से थी। कीटों का एक क्रम, जिसमें आरी, ततैया, मधुमक्खियां और चींटियां शामिल थी, जिसमें एक नए जीनस सहित 80 प्रजातियों की खोज की गई थी। जीवों की 1.03 लाख प्रजातियों के साथ भारत दुनिया में जीव विविधता में 6.1% का योगदान देता है। पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों ने कुल खोज में 28% का योगदान दिया है। राज्यवार विश्लेषण में केरल से सबसे अधिक खोज की गई थी, जिसमें 51 टैक्सा थे। उसके बाद महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश थे। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम PMFME के 2 साल पूरे। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI के तहत यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण के माध्यम से असंगठित सूक्ष्म उद्यमों को सशक्त बनाना। राज्यों को खाद्य उत्पादों जैसे खराब होने वाले कृषि उत्पाद और अनाज आधारित उत्पादों की पहचान करनी होगी। इसकी समय सीमा 2020 से 21 से 2024 से 25 निर्धारित है। NULM के साथ क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों को अनुदान देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण में शामिल क्षेत्र स्तरीय संघ को बीज पूंजी प्रदान करेगा। 35 राज्यों में कार्यान्वित डिजिटल ODOP मानचित्र विकसित, 1 लाख से अधिक SHG सदस्य। काई चटनी ओडिशा। ओडिशा में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत GI रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2019 में ओडिशा को ओडिशा रसगुल्ला के लिए GI टैग मिला। काई, रेड वीवर चींटियां, जिन्हें वैज्ञानिक रूप से ओपोफिलास मार्गरीना कहा जाता है, पूरे वर्ष मयूरभंज में बहुतायत में पाई जाती है। वे मेजबान पेड़ों की पत्तियों से घोंसले का निर्माण करती है। इसके परिवार में 3 श्रेणी के सदस्य होते हैं: श्रमिक, प्रमुख श्रमिक और रानियां। श्रमिक और प्रमुख श्रमिक ज्यादातर नारंगी रंग के होते हैं। कई चटनी बुनकर चींटियों वीवर एंड्स से तैयार की जाती है और ओडिशा के मयूरभंज जिले में ज्यादातर आदिवासी लोगों के बीच लोकप्रिय है। यह फ्लू, सामान्य सर्दी, काली खांसी से छुटकारा पाने, भूख बढ़ाने और आंखों की रोशनी को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने में मदद करती है। आदिवासी उपचारकर्ता औषधीय तेल भी तैयार करते हैं, जिसका उपयोग बेबी ऑयल के रूप में किया जाता है और बाहरी रूप से गठिया, दाद व अन्य त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह जनजातियों के लिए एकमात्र रामबाण है। भौगोलिक संकेत। GI एक संकेतक है जिसका उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली विशेष विशेषताओं वाले सामानों को पहचान प्रदान करने के लिए किया जाता है। वस्तुओं का भौगोलिक सूचक, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में वस्तुओं से संबंधित भौगोलिक संकेतकों के पंजीकरण एवं बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। अधिनियम का संचालन महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क द्वारा किया जाता है, जो भौगोलिक संकेतकों का रजिस्ट्रार होता है। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण कार्यालय चेन्नई में स्थित है। भौगोलिक संकेत का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है। इसे समय समय पर 10 से 10 वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। यह विश्व व्यापार संगठन के बौद्धिक संपदा अधिकारों ट्रिप्स के व्यापार संबंधित पहलुओं का भी हिस्सा है। हाल के उदाहरण जुडीमा वाइन राइस, असम, तिरूर वेटिला, केरल, डिंडीगुल लॉक और कंडांगी साड़ी, तमिलनाडु, ओडिशा आदि। भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिलने के बाद कोई अन्य निर्माता समान उत्पादों के विपणन के लिए इसके नाम का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। यह ग्राहकों को उस उत्पाद की प्रामाणिकता के बारे में भी सुविधा प्रदान करता है।
किसी उत्पाद का भौगोलिक संकेतक अन्य पंजीकृत भौगोलिक संकेतक के अनधिकृत उपयोग को रोकता है, जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करके भारतीय भौगोलिक संकेतों के निर्यात को बढ़ावा देता है और अन्य विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों में कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने में भी सक्षम बनाता है। ऑपरेशन नारकोस। रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थ बरामद किए। ऑपरेशन नारकोस रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान जून 2022 में प्रारंभ किया गया था। आरपीएफ ने इस अवैध व्यापार में शामिल ड्रग तस्करों को निशाना बनाने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से देश भर में ट्रेनों में जांच अभियान चलाया। रेलवे सुरक्षा बल। आरपीएफ की टुकड़ी भारत संघ का एक सशस्त्र बल है। यह भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक सुरक्षा बल है। आरपीएफ का इतिहास 1882 का है, जब विभिन्न रेलवे कंपनियों ने रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए अपने स्वयं के गार्ड नियुक्त किए थे। बल को 1957 में संसद के एक अधिनियम द्वारा एक वैधानिक बल घोषित किया गया था, जिसे बाद में 1985 में भारत संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में घोषित किया गया था। अलावा आरपीएफ ने निम्न अन्य योजनाएं चलाई। ऑपरेशन आहट। पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने के लिए लंबी दूरी की सभी ट्रेनों मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा। मेरी सहेली पहल। यह पहल महिला यात्रियों की सुरक्षा पर केंद्रित होगी। इसे सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्व रेलवे में एक पायलट परियोजना के रूप में लॉन्च किया गया था। तब से इसे सभी जोनों में विस्तारित किया गया। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा। ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ यात्री अपराध के खिलाफ लड़ाई में राज्य पुलिस का समर्थन करता है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। इसने 1045 बच्चों को बचाया जो अकेले पाए गए थे या रेलवे स्टेशनों पर छोड़ दिए गए थे। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना नैप्स। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एमएसडी ने घोषणा की है। देश में प्रशिक्षुता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 19 अगस्त 2016 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना नैप्स शुरू की गई थी। यह स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने तथा इसकी क्षमता को साकार करने में मदद करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए प्रेरित करना और गहन कौशल विकास के माध्यम से उनकी क्षमताओं का अधिकतम करते हुए सही नौकरी खोजने में सहायता करना है। अब तक 12 लाख से अधिक प्रशिक्षु विभिन्न उद्योगों से जुड़ चुके हैं। इससे पहले कंपनियां प्रशिक्षुओं को पूरी राशि का भुगतान करती थी और फिर सरकार से उसके लिए प्रतिपूर्ति की मांग करती थी। सरकार डीबीटी योजना की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में अपना योगदान सीधे स्थानांतरित कर देगी, जो छात्रवृत्ति का 25% यानी कि प्रति माह 1500 रुपए तक देय होगा। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना। डीबीटी को 1 जनवरी 2013 को सरकार की डिलीवरी प्रणाली में सुधार लाने और धन व सूचनाओं के प्रवाह में तेजी लाने, सुरक्षा प्रदान करने और धोखाधड़ी की संख्या को कम करके कल्याणकारी योजनाओं में वर्तमान प्रक्रिया को नया स्वरूप देने के मुख्य उद्देश्य के साथ पेश किया गया था। यह सब्सिडी राशि को सरकारी कार्यालयों को उपलब्ध कराने के बजाय सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। जैम यानी जन धन, आधार और मोबाइल डीबीटी को बढ़ावा देते हैं और वर्तमान में 22 करोड़ से अधिक जन धन खाते, 100 करोड़ से अधिक आधार और लगभग 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों सहित देश भर में सभी कल्याणकारी योजनाओं में डीबीटी को लागू करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। डीबीटी सरकारी प्रणाली में दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाएगा तथा इससे शासन में नागरिकों का विश्वास जागेगा। आधुनिक तकनीक और एटी उपकरणों के उपयोग से अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार का सपना साकार होगा। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023।
हाल ही में क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग्स 2023 प्रकाशित की गई। इस रैंकिंग में लंदन को सर्वश्रेष्ठ शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। लंदन के बाद सियोल और म्यूनिक दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे हैं। ज्यूरिख तथा मेलबर्न को चौथे और पांचवें स्थान पर रखा गया है। ब्यूनस आयर्स ने लैटिन अमेरिका देशों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। भारत का सर्वोच्च रैंक वाला छात्र शहर मुंबई है, जिसे वैश्विक स्तर पर 103वें स्थान पर रखा गया है। मुंबई के बाद बंगलुरु 114वें स्थान पर है। चेन्नई और दिल्ली ने सूची में अपनी प्रविष्टियां दर्ज की है तथा उन्हें क्रमशः 125वें और 129वें स्थान पर रखा गया है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग उन कारकों से संबंधित स्वतंत्र डेटा प्रदान करती है जो छात्रों के अध्ययन के निर्णय लेने हेतु प्रासंगिक है। इन कारकों में विश्वविद्यालय के मानक, सामर्थ्य, जीवन की गुणवत्ता, उस गंतव्य में अध्ययन करने वाले पिछले छात्रों के विचार इत्यादि शामिल है। हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन अपॉर्चुनिटीज फॉर डीप डिकार्बनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक से अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट दिल्ली स्थित थिंक टैंक आरएमआई इंडिया के सहयोग से तैयार की गई है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर जीएसटी और सीमा शुल्क को कम करने या छूट देने की सिफारिश की है। रिपोर्ट में ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के साथ साथ उन स्टार्टअप्स को अनुदान देने का भी प्रस्ताव है जो घरेलू स्तर पर हरित हाइड्रोजन समाधान पर कार्य कर रहे हैं। इसके अनुसार सरकार को देश में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए लागत में कमी करने पर ध्यान देना चाहिए। ग्रीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस है जिसे जल के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने हेतु एक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई 2022 को आंध्र प्रदेश के भीमावरम में जाने माने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने और पूरे देश में लोगों को उनके बारे में जागरूक करने के प्रति कटिबद्ध है। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को हुआ था। उन्होंने जनजातीय समुदाय के हितों की रक्षा के लिए पूर्वी घाट क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष किया था। वर्ष 1922 के रंपा विद्रोह का उन्होंने नेतृत्व किया था। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा उनके वीरतापूर्ण कारनामों के लिए उन्हें मन्यम वीरुडु, जंगल का नायक, उपनाम दिया गया था। वर्ष 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस हिरासत में ले लिया गया और पेड़ से बांधकर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी गई तथा सशस्त्र विद्रोह को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया। सरकार की ओर से 1 वर्ष तक चलने वाले इस समारोह आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में स्थित चिंतापल्ली क्षेत्र में अल्लूरी सीताराम राजू के जन्म स्थान पंडरंगी का संरक्षण किया जाएगा। सरकार ने मोगल्लू में अल्लूरी ध्यान मंदिर के निर्माण को मंजूरी दी है। इस मंदिर में अल्लूरी सीताराम राजू की मूर्ति स्थापित की जाएगी और उनकी जीवनी पर आधारित वृत्तचित्र लगाए जाएंगे।